नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और यह मुद्दा है जीएसटी। जी हां, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में इसे लेकर एक तरह से जोश भी है और हड़कंप भी। जोश इसलिए क्योंकि सरकार मानती है कि पूरे देश में अब एक टैक्स रिजीम लागू होने जा रहा है, यानी कि पूरे देश में एक टैक्स होगा जो तमाम अलग अलग कर व्यवस्थाओं की वजह से दिक्कतें होती थी व्यापार को आगे बढ़ाने में, वो तमाम दिक्कतें दूर होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश को एक सूत्र में जीएसटी के जरिए बांधना संभव हो पाएगा। लेकिन पूरा का पूरा व्यापारी वर्ग, उसके साथ साथ कारोबारी और अन्य व्यवसायी अब जरा सख्ते में है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सरकार जो दावे कर रही है उसे अमली जामा कैसे पहुंचा पाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार के पास अभी भी प्रक्रिया के तौर पर चीजें सामने नहीं हैं। सरकार ने लोगों को पूरे तरीके से अवगत कराया ही नहीं है कि जीएसटी में टैक्सेशन के जो तमाम फॉर्म्स और बाकी सुविधाएं हैं उनका किस तरीके से आवेदन और उसके साथ साथ संकलन हो सकता है। इसके साथ साथ जीएसटी को लेकर कई दुविधाएं भी हैं। तो आइए इस पर करेंगे एक बहस और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम आम आदमियों की जिंदगी जीएसटी के बाद बेहतर होने जा रही है जैसा सरकार कह रही है, या जो डर है दरअसल वो डर सच है। सबसे पहले देखिए हमारी ये छोटी रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म आ रहा है जीएसटी। 18 से ज्यादा टैक्सों के बदले सिर्फ एक टैक्स। लेकिन देश पूछ रहा है कि जीएसटी आएगा तो क्या लाएगा? जीएसटी से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? जीएसटी से आपको हर महीने कितना फायदा होगा? जीएसटी से आपकी जेब कितनी ढीली होगी? क्या जीएसटी से हिलेगा आपके घर का बजट, या फिर जीएसटी से आपको मिलेगी राहत? घर और गाड़ी लेना सस्ता होगा या महंगा? किसानों को जीएसटी से क्या फायदा होगा? ये तमाम सवाल हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। जीएसटी को लेकर सबसे अहम है आपके किचन का बजट, जिसके बारे में बात करना जरूरी है। कुछ प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में बताना जरूरी है। आपको बता दें कि किचन प्रोडक्ट को 3 स्लैब में रखा गया है। 5% टैक्स स्लैब की बात करें तो 5% टैक्स वाले स्लैब में चाय, चीनी, कॉफी, खाने वाला तेल, दूध पाउडर, पैक्ड पनीर, काजू, किशमिश, रसोई गैस, अगरबत्ती को रखा गया है। 12% टैक्स वाले स्लैब में मक्खन, घी, बादाम, फ्रूट जूस, डिब्बाबंद नारियल पानी, अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम और जेली है। 18% टैक्स स्लैब में टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साबुन, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स और सूप को रखा गया है। जीएसटी का क्या असर पड़ेगा, चलिए दुकानदार से बात करते हैं। अभी किसी को पता ही नहीं कि होगा क्या। मैं जब देश में 60% व्यापारियों के पास में कंप्यूटर नहीं है। जाहिर है व्यापारियों के मन में आशंका है, आगे क्या होगा? उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि सभी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तस्वीर जरूर साफ होगी। अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। लोगों के मन में दुविधाएं अनेक हैं, लेकिन जैसा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है 30 तारीख की रात को ये बात अब लागू हो जाएगी। जीएसटी लागू होने के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा कि क्या देश एक सूत्र में बंधता है या दरअसल अव्यवस्था ज्यादा हावी होती दिखाई देती है। आकाश जिंदल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यामिनी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में शैलेश सेठ जी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे। आप सबका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। यामिनी जी, पहला सवाल मैं आपसे लूं, जो कि हम अपने तमाम दर्शकों के लिए भी ले रहे हैं। जीएसटी लागू कैसे होगा? जीएसटी के बारे में तमाम दुविधाएं हैं जो कि हर कोई जानता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इसे वाकई में लागू कर पाना आसान है सरकार के लिए, और इसे कैसे लागू किया जाएगा? जी, एक अगर देखा जाए तो उन्होंने कोशिश तो की है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं आपको कौन कौन से फॉर्म्स कब तक भरने हैं और कौन कौन से, जैसे GSTR 1 है, GSTR 2 है या GSTR 3 है या GSTR 4 है, किन लोगों को वो फॉर्म्स भरने हैं। और जो है वो बता रहे हैं कि अगर उनकी आय, उनके जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है तो उन्हें जीएसटी के लिए रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है और जीएसटी के फॉर्म्स भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एग्जेम्प्टेड, जैसे अगर आप आज भी देखें न्यूज़पेपर या आपके मीडिया चैनल के द्वारा बड़े सारे तरीके से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि किन चीज़ों पे क्या क्या रेट्स लगेंगे और वो जो 4 रेट्स हैं उनमें को कौन कौन सी श्रृंखलाएँ आ रही हैं, कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं या कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं। एक छोटी सी बात आपसे समझना चाहता हूँ, इस पूरे तथाकथित तौर पर ज्ञानवर्धन की प्रक्रिया को मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है, और इस 1 महीने में क्या हम ये मानते हैं कि
130 करोड़ लोग हमारे देश के समझ जाएंगे कि जीएसटी ये कौन सी बला है? यामिनी जी, मैं नहीं समझ पा रहा, क्या आप समझ पा रही हैं? जी, अगर देखें तो जीएसटी जो है ये अभी से एक महीने का सवाल नहीं है, क्योंकि जीएसटी पिछले 7 साल से डिस्कस हो रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है या समझा जा रहा है कि वो कैसे टैक्स लागू किया जाएगा। अगर आप देखें पिछले 2 साल से तो कहीं पे भी किसी भी मीडिया चैनल में हर एक जगह पे बताया जा रहा है कि वो कैसे लागू, पर जैसे ही लागू होगा कौन से फॉर्म्स आएंगे, कैसे फॉर्म्स भरे जाएंगे या रजिस्ट्रेशंस को उनको लागू किया जाएगा, आईजीएसटी कैसे चलेगा या किस चीज़ों पे आपको टैक्स क्रेडिट यानी आपको भरोसा है कि ये सिस्टम चल सकता है? जी बिल्कुल चल सकता है। मैं यहीं पर आकाश जी आपको शामिल करूं, छोटी सी चर्चा। जरा ये समझाइए कि अगर मैं वो 20 लाख के एग्जम्प्ट कैटेगरी में हूं और अगर मैं अपना सामान किसी और को देता हूं, वो व्यक्ति जो कि ऑलरेडी जीएसटी के नेट में है और उस प्रोसेस में है, वो मुझसे अपना टैक्स बेनिफिट कैसे क्लेम कर पाएगा? ये तमाम चीज़ें क्या समझ में आ रही हैं? मैंने बड़ी समझने की कोशिश की, मेरे तो सर से दाएं बाएं निकल रहा है। देखिए, बड़ी एक देसी तरीके से बात की शुरुआत करूंगा। अभी तो हमें नहीं समझ आई, बड़ी फ्रैंकली कहूंगा तो जो है देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, आपको कहां से समझा देंगे। देखिए, रियलिटी क्या है कि जीएसटी मैं सरकार को 95% क्रेडिट देता हूं, आपने पास करा लिया, 1 जुलाई को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट बिजनेसमैन को अभी तक बहुत चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। जो FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बिजनेसमैन के आंसर होने चाहिए थे, अभी तक नहीं है। बहुत सा ग्रे एरिया है, बहुत से जगहों पे क्लैरिटी नहीं है और बहुत से बिजनेसमैन को पता नहीं है कि कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में आ रही है, कैसे कैलकुलेशंस होनी है, कैसे इस चीज़ को टैकल करना है, कैसे एब्जॉर्ब करना है। मैं 10 सेकंड और लूँगा। मैंने शुरू में ही फाइनेंस मिनिस्टर साहब को सजेशन दी थी कि आप छोटे शहरों में व्यापार मंडल के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनकी जो एंग्जाइटीज हैं, कम्युनिकेट कीजिए। हम साथ साथ हैं ये बताइए, इंपोज ना कीजिए। बहुत अच्छा काम किया आपने कंट्री के लिए, बट जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, हैंड होल्डिंग नहीं होगी, टू वे डायलॉग नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसको इंप्लीमेंट करना इंपोज करके उतना बढ़िया आइडिया नहीं होगा, बिकॉज क्लैरिटी कई जगह पे उनको मिलनी है। शैलेश जी को जरा यहाँ शामिल कर लूँ। आकाश जी, शैलेश जी, जीएसटी के बारे में आपका एक लेक्चर मैं देख रहा था और आपने जिस तरीके से अपनी बातों को सामने रखा, उसके बाद तो लगा कि व्यापारी जो है वो यही कहेगा कहाँ फंस गए। 3 फॉर्म भरने वाला व्यापारी अब करीबन 42 फॉर्म भरेगा हर 3 महीने में। क्या ये संभव है? क्या व्यापारियों को इसकी जानकारी है? यहाँ तो हमारे व्यापारी कंप्यूटर भी इस्तेमाल नहीं करते साहब। मैं ये रिटर्न्स के बारे में आ जाऊँ, उसके पहले मुझे 1-2 बात करने दीजिए जी। एक इमीडिएट कि जीएसटी एज अ कंसेप्ट, एक संकल्पना के हिसाब से, कर नीति के हिसाब से आज की जो प्रवर्तमान जो इनडायरेक्ट टैक्स की जो सिस्टम है देश भर में, केंद्र स्तरीय और राज्य स्तरीय जो अलग अलग प्रकार के कानून लागू हो रहे हैं टैक्स के जरिए में, उससे काफ़ी गुना बेहतर है। जो ये कंसेप्ट जिस तरह से अमल में किया उसका अमल जिस तरह से हो रहा है, उसके साथ में संलग्न जिस प्रकार की जो शर्तें रखी जा रही है, जो प्रावधान है, उससे हमें काफ़ी ये पूरे कंसेप्ट को मार पड़ रही है। एक बात हो गई। परंतु एक आपने जो बात की कि भाई जो अनरजिस्टर्ड जो सप्लायर है जो 20 लाख का एग्जम्पशन ले रहा है, उसके पास से अगर मान लो कि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति जो कर अपना जीएसटी भर रहा है वो अगर मान लो उनसे खरीद कर रहा है, तो आज एक कानूनन रजिस्टर्ड व्यक्ति को वो कर पात्र जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके पर उनको एक रिवर्स चार्ज में कैश में टैक्स भरना होगा और उसके बाद उसको कानून के हिसाब से उसकी क्रेडिट मिलेगी तो वो क्रेडिट ले पाएंगे। आप मान लो कोई भी कंपनी अपने ऑफिस बॉय को सामने से 25 रुपये की बॉल पेन लाने के लिए भेज रहा है और वो स्टेशनरी मार्ट वाला जो अनरजिस्टर्ड है 20 लाख का अगर वो मान लो कर मुक्ति का लाभ ले रहा है और वो उसको कैश मेमो दे रहा है, तो वो कैश मेमो अगर वो बिजनेस एक्सपेंडिचर के फॉर्म में कंपनी अगर क्लेम करती है तो कंपनी को पहले वो 25 रुपये की बॉल पेन का क्लासिफिकेशन नक्की करके उसके पर जीएसटी भरना होगा। और इसके बाद आज अभी ट्विटर हैंडल, गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल में प्रश्नोत्तरी में क्वेश्चन 54 में कुछ ये क्लेरिफाई किया गया है कि सरकार ₹5,000 प्रति दिन की सप्लाई पे ये अनरजिस्टर्ड परचेस पे कर मुक्ति देंगी। ये अगर ये हुआ तो इससे काफ़ी सारी राहत लोगों को मिलेगी, परंतु ये ट्विटर हैंडल का आंसर है, एक लिमिट से ज़्यादा मैं उसके ऊपर रिलाई होना नहीं चाहूँगा। तो कुल मिलाकर परंतु अगर मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ साहब, तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अभी धंधे को लेकर वाकई में मंदी बहुत बड़े पैमाने पर आने वाली है, क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। एक बड़ा सवाल मैं अभी अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या व्यापार पर बहुत बड़ी तरीके से चोट पहुंचेगी,
क्योंकि कारोबारियों पर बहुत बड़ा बोझ बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है जो आज सामने है। और शैलेश जी, मैं शुरुआत इसी से आपसे कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे अभी पहले पूछा भी था। कारोबारियों पर ये टैक्स रिटर्न्स का कितना बोझ पड़ जाएगा, ये सवाल अपने पूरे पैनल के सामने में रख रहा हूं। सबसे पहले शैलेश जी, ये दो बात है। एक तो ये पूरे कानून के बारे में खास करके डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड जो व्यापारी वर्ग है जी, और वो जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो असंगठित है, वो असंगठित व्यापारी वर्ग, चाहे वो उत्पादक हो, जिसको हम एमएसएमई सेक्टर कहते हैं, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जी। मेरा ये अनुभव रहा है पिछले 4 महीने से मैं लगातार अलग अलग संगठन के साथ कंटिन्यूस बात कर रहा हूँ, एसोसिएशन में मेरे सेमिनार चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो जरा भी प्रिपेयर्ड नहीं है और उनको ये जीएसटी के बारे में जो कल्पना थी उससे कुछ अलग ही उनके सामने पिक्चर आ रहा है। ऐसी उनकी मनोदशा है आज की तारीख में जी। तो आज एक अनिश्चितता और एक जो असमंजस है उसके कारण एक तो काफ़ी व्यापार पे ठप हो जाएंगे शुरुआत के मामले में जी, उसके कारण भी ठप हो सकते हैं। और दूसरी बात है उसका जो कंप्लायंस बर्डन है, जीएसटी काफ़ी कंप्लायंस ड्रिवन लॉ है, उसमें वैसे देखा जाए सिद्धांतिक रूप से उसमें कोई गलत बात नहीं है जी, परंतु जिस तरह का कानून हम बनाने जा रहे हैं वो कंप्लायंस बर्डन जिसके लिए खास करके छोटे व्यापारी वर्ग जो रेडी नहीं है उनके लिए ये काफ़ी बड़ा बोझ साबित हो सकता है जी। यामिनी जी, मैं जरा यामिनी जी को यहाँ शामिल कर लूँ क्योंकि यामिनी जी इसके समर्थन में है। तो यामिनी जी, आप सुन रही हैं, अभी कम से कम हमारे 2 वक्ता तो यही कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। यामिनी जी, कैसे, आप बताइए, अभी तक आप साल में 2 बार सर्विस टैक्स के फॉर्म्स भरा करते थे, अब आपको हर 3 महीने पर 12 या उससे ज़्यादा फॉर्म्स भरने हैं और कुल मिला के लगभग 41 फॉर्म्स साल भर में भरने हैं एक कारोबारी को। इतना सॉफ्टवेयर ऑनलाइन स्टेटस पर कौन भर सकता है और हमारे पास क्या इतना बैंडविड्थ है? जी, अगर देखा जाए तो अभी जो शुरुआती प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हों, चाहे वो सॉफ्टवेयर को लेकर के हों, चाहे वो व्यापारियों के तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए हों, वो हैं अभी दिक्कतें। ऐसा नहीं है कि वो दिक्कतें नहीं हैं, पर वो आप जब भी लागू करेंगे वो दिक्कतें रहेंगी। एजुकेट करने की बात है जहां तक, वहां तक एजुकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप्स प्रोवाइड करे हैं। उन्होंने जीएसटी के अंदर ये कोशिश की है कि वो एक सेल प्रोवाइड कर सके जहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो वो सब दिक्कतें हैं, पर ये नहीं है कि वो लागू नहीं हो सकता। अगर कोशिश की जाए तो वो लागू। जब आईटीआर फॉर्म्स आए थे तो अगर आपको याद हो तो आईटीआर्स को मैनुअल में से कन्वर्ट करने में, ई फॉर्म में भी बहुत मुश्किलें आई थी। पर अगर आज आप देखें आईटीआर फॉर्म्स को भरना एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका है। आपने जो पहले भरी हुई हैं उनको आराम से आप भर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप फॉर्म्स को भी देखेंगे, ये पहले शुरुआती दौर में तो दिक्कतें देंगी और ये दिक्कतें देना बड़ा लाजमी है क्योंकि आप एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म इंडिपेंडेंस के बाद आप इसके पूरे समर्थन में हैं। जी आकाश जी, संक्षेप में प्लीज। जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये है, जीएसटी बहुत बढ़िया रेगुलेशन है, लेकिन हिंदुस्तान की देखें, हिंदुस्तान की बैकबोन वो दुकानदार भाई है जो अकेला आदमी दुकान चलाता है। वो मैनेजर भी है, ओनर भी है, कैशियर भी है, क्लर्क भी है, अकाउंटेंट भी है। 26 लाख की अगर वो सेल करता है, किस तरीके से वो अलग अलग बिल्स काटेगा, किस तरीके से वो, उसे आज तक लैपटॉप यूटिलाइजेशन, जो 50 साल 55 साल की उम्र का आदमी है, लैपटॉप यूटिलाइजेशन उसे नहीं पता है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या तो दुकान पे नहीं है, अगर है तो सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। किस तरीके से वो सारे कंप्लायंसेस को टैकल कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। साथ ही साथ जो छोटा फैक्ट्री वाला है, कारखानेदार, जिसने 9 लोग 12 लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं, और अगर आप जीडीपी का आप वो करके देखेंगे, जीडीपी का विस्तार करके देखेंगे, तो ये लोग इंडस्ट्री की और बिजनेस की बैकबोन है। ये बेसिकली अगर छोटे शहरों में देखें, अगर दिल्ली के हम बाहर निकल के देखें और इनके पास अभी वो सुविधाएं नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है, तो इनको ट्रेन करना, इक्विप करना और कम्युनिकेट करना। मैंने तो सरकार को सजेस्ट की थी कि व्यापार मंडलों में जाएं, बाजारों में जाएं, वहां उनके साथ चाय पिए और वहां जाके बात करें। लेकिन अब तो ये रास्ता ही नहीं है। अब तो 30 तारीख के बाद ये लागू होना ही। जीएसटी दरअसल सरकार के माने तो ये एक ऐसा रामबाण है जिसकी वजह से पूरे देश में तमाम दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। काला बाजार पूरी तरीके से खत्म होने के आसार हैं और उसके साथ साथ सरकार ये भी मानती है इसके जरिए एक बहुत बड़ा वर्ग जो अभी तक टैक्स नहीं दिया करता है वो टैक्स देगा और उससे तमाम दिक्कतें सरकार की नहीं बल्कि हम सबों की दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या यही वास्तविकता है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आकाश जिंदल जी, यामिना अग्रवाल जी और शैलेश सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। शैलेश जी, बड़ा सवाल जो अभी हमने अपने दर्शकों के सामने रखा कि जीएसटी का प्रभाव बाजार पर कैसे पड़ेगा, मैं बड़े ही आम आदमी की भाषा में आपसे समझना चाहता हूं। बताइए बहुत संक्षेप में
कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसे प्रभावित होती है जीएसटी के जरिए? जहाँ तक जीएसटी को आम आदमी के फायदे का सवाल है, तो भले चाहे ही शॉर्ट टर्म में नहीं, परंतु एक लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में देखा जाए तो आने वाले अरसे में जीएसटी से वस्तुएं और सेवाओं के दाम जरूर कम हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि आज जो हम जिसको टेक्निकली कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, कर पे कर की जो हानिकारक असर जो है, जिसको दूर करने का जीएसटी का मुख्य उद्देश्य है, वो जीएसटी की संकल्पना में, जीएसटी की कर प्रणाली में वो कम हो सकती है। तो जो टैक्स का बर्डन जो आगे चल के जो कम हो रहा है, उसके कारण आम आदमी की प्राइस पे जरूर कीमतें जरूर कम हो सकती है, परंतु उसके अमल में आने में, उसके असर आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। और उसमें जो विसंगतियाँ उसके साथ आज की कर नीति जिस तरह से डिज़ाइन नक्की की गई है, उसमें जो विसंगतियाँ है, उसके कारण ये असर आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त लगेगा। जहाँ तक बाजार व्यवस्था का प्रश्न है, तो मैं दो बात जरूर समझता हूँ। जीएसटी के बाजार के 3 सबसे बड़े फायदे में जो देख रहा हूँ, एक ये है कि डिज़ाइन जो भी है आज, जो हमारा जो ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर है, उसके कारण समग्र भारत देश एक संयुक्त संगठित बाजार में, सीमा विहीन बाजार में जरूर परिवर्तित हो जाएगा। जी। एक दूसरी बात, एक ही प्रकार के वस्तु और एक ही प्रकार के सेवा पे चाहे पूरे राष्ट्र में एक ही समान का कर लगेगा, तो आज मुंबई में बैठा हुआ कोई भी व्यापारी को चिंता करने की जरूरत नहीं करता था, क्योंकि उसका हरीफ, उसका कॉम्पिटिटर कहीं कन्याकुमारी में बैठा है या कोलकाता में बैठा है, वो टैक्स क्या भर रहा है और क्यों नहीं भर रहा है। तो ये एक समान दर एक ही प्रकार की वस्तु और कर पे हो जाएंगे। ये सबसे उससे बॉर्डरलेस कॉमन नेशनल मार्केट जिसको हम कहते हैं, इसका फायदा जरूर होगा। परंतु सामने जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स की कर प्रणाली है, उसके कारण हो सकता है कि कंज्यूमर गुड सेक्टर, फार्मा सेक्टर में धीरे धीरे बीच वाले व्यापारियों जो श्रृंखला में काफी बड़े हैं, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, धीरे धीरे वो उसकी संख्या कम हो सकती है, जिसका प्रभाव काफी पड़ेगा। शैलेश जी, अगर मैं आप इसी सवाल को थोड़ा सा पैराफ्रेज करूं, जरा हम अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के 2-3 चीजों को ले लें और आप जरा हमें समझाएं। जैसे कि मान लीजिए एक आम आदमी, खाना, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज कैसे प्रभावित होती हैं? क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, और एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा इसका? अभी कृषि पैदाश जो है, कृषि पैदाश को जीएसटी के अंदर से मुख्य कृषि पैदाश जो मूल है उसको तो बाहर रखा गया है, परंतु आप मान लीजिए कि आप खाने पीने की जो बाकी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि फूड प्रोसेस, ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स और बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, उसके पर जो कर है वो कर का बोझ काफ़ी ऊंचा है। अब रेस्टोरां है, तो रेस्टोरां में आज अगर कोई भी व्यक्ति आज जाएंगे तो रेस्टोरां के ऊपर आज अभी जो टैक्स वो देंगे, वो टैक्स फूड और उसके हिसाब से जो 18% है, या बेवरेजेस पे, सॉफ्ट ड्रिंक पे 28% है, उसके पर कॉम्पनसेशन सेस है। तो खाने पीने की ये सारी चीज़ें महंगी हो सकती है, खाने पीने पे काफ़ी उसके पर असर पड़ सकता है। जी। और तो बाकी जो उनकी जो बाकी जो जीवनावश्यक व्यवस्था, काफ़ी उसके पर 5% रेट रखा हुआ है, परंतु वो सारे रेट, उसकी क्रेडिट, उसको वहाँ कहाँ तक पास ऑन हो की सकती है। रेट का दर जरूर कम है, परंतु वो रेट का दर अल्टीमेटली जो क्रेडिट जो ले रहा है व्यापारी या उत्पादक ले रहा है, वो उसको कितना वो फायदा पहुंचा सकता है, उसके पर है। बिल्कुल आकाश जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। खाना, कपड़ा, मकान, बुनियादी ज़रूरत किसी भी इंसान के लिए, इसमें से कोई भी चीज़ क्या हमारे ज़ब्त में होगी, या दरअसल अब इसके लिए हमें अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी? जी, इस पे मैंने एक बहुत डिटेल स्टडी की है। इसमें अलग अलग इनकम लेवल के हिसाब से जीएसटी कहीं पे आपकी महंगाई बढ़ाएगा, कहीं पे कम करेगा। 20,000 से कम इनकम वाली जो फैमिलीज़ हैं, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि 1% के आसपास आपकी मंथली इन्फ्लेशन या एक्सपेंडिचर कम होने की उम्मीद है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है 20 से 50,000 रुपये महीना, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ये सब कंजम्पशन स्टडीज़ को जो है, कंजम्पशन हैबिट्स को देखते हुए स्टडी किया गया है। वहाँ पे मेरी स्टडी ये कहती है, अनुमान है 0.5% के आसपास इन्फ्लेशन या मंथली एक्सपेंडिचर कम होगी। 1.5 लाख से 2 लाख पे ये 0.25 है। 2 लाख से 5 लाख जहां आ जाता है, वहां मेरी स्टडी ये कहती है कि न्यूट्रल इंपैक्ट होगा आपके मंथली एक्सपेंडिचर पे। और 10 सेकंड और आय की बात बता, नहीं 2 लाख से 5 लाख सालाना है, मंथली ये जो सारी इनकम्स हैं जी, मंथली इनकम्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद दोस्त लकी फ्यू, जहां पे जो है आपका
5 लाख से लेके 15 लाख तक की जो इनकम है जी, वहाँ 0.25% इन्फ्लेशन बढ़ने की, यानी मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ने की उम्मीद है। और उसके बाद 15 लाख से ऊपर जो लोग कमाते हैं, हालांकि उनके लिए इन्फ्लेशन का कोई ज्यादा मायने नहीं है उनकी लाइफ में, बट स्टिल जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की स्टडी बताती है कि आधा % उनके लिए इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। यानी अमीर लोगों के लिए जो खर्चे हैं, चाहे आप एयर टिकट देखें, जो गैप बढ़ जाएगा इकोनॉमी और बिजनेस क्लास ट्रैवल में, ट्रेन की देखें बेसिक ट्रैवल और फर्स्ट क्लास में जो गैप होगा, अपैरल्स देखें 1000 रुपए से कम और ऊपर में जो गैप आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बीपीएल भाई बहनों को लोअर इनकम के लिए कम है और अमीर लोगों के लिए ज्यादा है। तो ये इन्फ्लेशन का अलग अलग इंपैक्ट आ रहा है हर कैटेगरी ऑफ इनकम लेवल्स पे। अब जरा शैलेश जी, मैं आपसे एक सवाल और ले लूं इस पर। कई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अगर आप 20 लाख से सालाना कम की आय वाले व्यवसायी हैं, तो फिर आपने अगर कच्चा बिल दिया तो आपका जीएसटी उस व्यक्ति को देना होगा जो कि रजिस्टर्ड जीएसटी करदाता है। अब ऐसे में वकील, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले, कंसल्टेंट्स, सीए, आपके जैसे टैक्स कंसल्टेंट्स या हमारे जैसे प्रोफेशनल्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करते हैं, हम सब लोगों की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ेगा और क्या हमारी ज़िंदगी आसान होने वाली है? अभी आप देखिए, जहाँ तक वकील का सवाल है जी, तो आज भी हम जिसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, तो सर्विस टैक्स में भी वकील खुद जीएसटी सर्विस टैक्स भर नहीं रहे हैं, उनके क्लाइंट पे वो जवाबदारी थोप दी गई है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, और ये व्यवस्था जीएसटी में भी चालू रखी गई है। तो आज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में वकील अगर सप्लाई करते हैं सेवा, तो हमारे बिल पे हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, वो जीएसटी अपने क्लाइंट रिवर्स चार्ज में चार्ज करके उसकी क्रेडिट लीगली वो ले पाएंगे। जहाँ तक दूसरे प्रोफेशनल्स है, कोई भी फील्ड के दूसरे प्रोफेशनल्स है, वो उनको 20 लाख तक का एग्जम्पशन दिया गया है। अब 20 लाख के ज़्यादातर 20 लाख के एग्जम्पशन के कारण अभी उनकी सेवा कोई भी कंपनी अगर लेगी जी, तो वो कंपनी जो जीएसटी भर रही है जी, तो ये प्रोफेशनल जो 20 लाख के नीचे है, तो उसकी सेवा पे जो टैक्स भरना होगा वो जीएसटी रिवर्स चार्ज में कंपनी को भरना होगा और उसके बाद उनको उनकी क्रेडिट लेनी होगी। अब दूसरी बात, एक सीधा सा और भी उदाहरण ले लीजिए, कोई भी कंपनी खास करके रूरल एरिया, टाउन एरिया में जो पार्ट टाइम अकाउंटेंट का काम करते हैं, अब वो पार्ट टाइम अकाउंटेंट जो काफ़ी सारी छोटी मोटी कंपनियों को जो सेवा देते हैं जी, वो पार्ट टाइम अकाउंटेंट भी 20 लाख के नीचे है, तो उसके पर आज जो भी जीएसटी का रेट जो भी भरना है वो उनके क्लाइंट को खुद को भरना होगा और उसके बाद भी उसकी क्रेडिट लेंगे। तो यानी कि जाहिर सी बात है, ऐसी सुविधाओं का कोई इस्तेमाल क्यों करेगा जहां मुझे खुद ही टैक्स ज़्यादा देना पड़े। शैलेश जी, मैं क्षमा चाहता हूं, हमें हेडलाइंस लेना है यहाँ पर, हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। हम अभी कुछ देर और इस पर चर्चा करेंगे कि जीएसटी का मतलब क्या है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आइए सबसे पहले जरा हेडलाइंस देख लेते हैं। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का दूध पाउडर, दूध का एटीएम, गाय का मिलावट रहित दूध दही, कभी भी कहीं भी। सह प्रायोजक मैदा, ट्रांसफैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स को बताया अहम सहयोगी, कहा नीदरलैंड से सदियों पुराना नाता। ट्रंप मोदी की दोस्ती से चिढ़ा चीन, शी जिनपिंग की गीदड़ भभकी, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे हिंदुस्तान को। 100 दिन के कामकाज का मुख्यमंत्री ने दिया लेखा जोखा, कहा तेज होगी विकास की रफ्तार। कहा योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में बुकलेट जारी किया। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती का योगी सरकार पर वार, कहा कानून व्यवस्था पटरी से उतरी, योगी सरकार के सभी दावे हवा हवाई। टीम इंडिया के कोच पद के लिए रवि शास्त्री करेंगे आवेदन, पहले टीम इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं रवि शास्त्री। जीएसटी पर आप हमारी ये खास पेशकश जिस रहे हैं, जिसमें हम चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि जीएसटी को दरअसल अमली जामा पहनाना क्या वाकई में सरकार के लिए आसान है या दरअसल ये टेढ़ी खीर है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्या आम आदमी के लिए सुविधा होने वाली है। आकाश जिंदल, यामिनी अग्रवाल और शैलेश सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका स्वागत है। अब आइए जरा बड़ा मुद्दा ये उठाते हैं कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उस पर जीएसटी का क्या प्रभाव होने जा रहा है। यामिनी जी, मैं आपसे शुरुआत करूं। मकान आज हम सब लोग के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है और ख़ास करके जो प्रेशर शहरों में देखा जा रहा है,
तमाम फ्लैट्स, तमाम घर अब जीएसटी के दायरे में होंगे और इसे लेकर एक ऐसी उहापोह की स्थिति है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें। घर लिया है तो अभी पैसे पूरे दे दें, बिल्डर कहता है पैसे दे दो, जीएसटी बचाओ, तमाम अन्य चीजें हैं। क्या वास्तविकता है? जी, अगर आप देखें रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 2 साल से तो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में अगर देखें तो कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और लोगों तक घर इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ऊंची हैं और लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जीएसटी के दौरान ये थोड़े महंगे हो जाएंगे और जिसकी वजह से उन तक पहुंचना और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। माना जाता है कि अगर आप जीएसटी को देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो 1 से 1.5% से 2% तक बढ़ेगा जीएसटी के कारण। तो ये एक पूरा न्यूट्रल नहीं रहेगा, पर क्योंकि कोशिश की गई है कि जीएसटी एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके पूरे देश में। जैसे अगर आप देखें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं या यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ, तो वहाँ पे जहाँ पे स्टेट्स को कोई बाउंड्रीज को नहीं देखना पड़ा अपने सप्लाईज को देने के लिए, वैसा एक देश बनाने की कोशिश की गई है। इसलिए ये कोशिश ये सिर्फ इस समय तो जारी नहीं रहेगी, आगे आने के समय पे थोड़ा रैशनलाइज करेगी। बिल्कुल शैलेश जी, मैं यही सवाल अब आपके सामने रखता हूं। मकान के बारे में तो हम बात कर चुके, लेकिन एक और बड़ा सेक्टर है स्वास्थ्य, और उसे लेकर बहुत अड़चनें आती हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा? मैं उसके पहले मैं एक मकान के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, रियल एस्टेट के बारे में। जी या रियल एस्टेट में काफ़ी सारी जो अनिश्चितता है उसकी टेक्निकल बातें में अगर हम न भी जाए तो भी कंटिन्यूस आज ये दावा हो रहा है कि बिल्डर को, डेवलपर को आज इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे फ़ायदा दिया गया है, तो वो फ़ायदे जो उनको अपने ग्राहक को पास ऑन करना चाहिए और उसके कारण मकान के दाम कम होने चाहिए, ये एक साइड का दावा है जी। काफ़ी पिछले 3 दिन में मेरे 2 रियल एस्टेट सेक्टर में मेरे सेमिनार हुए हैं। एक जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्रेडिट, ये काफ़ी वेलकम स्टेप है, क्योंकि आज तक कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीमेंट, स्टील, पेंटिंग, हार्डवेयर वगैरह पे बिल्डर को क्रेडिट नहीं मिलती थी और उससे काफ़ी सारी गैररीतियाँ बाजार में पैदा होती थी। अब ये क्रेडिट देना काफ़ी सराहनीय है, प्रशंसनीय है, परंतु उसकी पूरी इफेक्ट देखी जाए आज के जो टैक्सेस है उसके पर और उसकी क्रेडिट ली जाए तो एक ऐसा हिसाब आ रहा है कि करीब 600 रुपीज़ से 800 रुपीज़, 600 से 800 रुपया प्रति स्क्वायर फीट का ही फायदा बिल्डर आगे पास ऑन करने की परिस्थिति में रहेगा जी। अब परिस्थिति ये है कि जो छोटे फ्लैट है, तो छोटी 2000-3000 रुपये स्क्वायर फीट तक के जो फ्लैट है उसके दाम जरूर कम हो सकते हैं, बिल्कुल वो पॉसिबल है, परंतु जो लग्जरी फ्लैट है और आज बड़े शहर में 10,000, 12,000, 15,000 का भाव होना काफ़ी एक सामान्य घटना होती है, वहाँ पे वो फ्लैट तो उल्टे महंगे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12% का जो जीएसटी का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे जो रेट लगाया गया है मकान के कंस्ट्रक्शन पे, वो जो सर्विस पे, तो वो 12% में ज़मीन के दाम कीमत भी अंदर शामिल है, तो उसका कोई भी कपात उसका एबेटमेंट दिया नहीं गया है। और उसके कारण जब बॉम्बे जैसे शहर में वसई विरार में 3,000 रुपया स्क्वायर फीट अगर जमीन का भाव है और वालकेश्वर में 40,000 रुपया पर स्क्वायर फीट जमीन का भाव है, तो वो दोनों पे 12% का टैक्स है और उसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी हलबली मची हुई है। बिल्कुल, क्योंकि और इसलिए काफ़ी ग्राहक को क्यों फायदा होगा, कितना फायदा होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह है। बिल्कुल, अब जरा स्वास्थ्य सेक्टर पर आ जाएं, स्वास्थ्य सेक्टर पर आ जाएं शैलेश जी, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे लेकर हमेशा चिंताएं रहती हैं और इस पर सर्विस टैक्स के दायरे में इसे लाया गया, उसके बाद भी काफ़ी विरोध हुआ था। अब जीएसटी में तो उसके हिसाब से लग रहा है कि काफ़ी मुश्किलें हो जाएंगी। ये स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर में जी मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हेल्थ केयर सेक्टर में जीएसटी को हेल्थ केयर सेक्टर में बाहर रखने का जो निर्णय है वो शायद सबको आश्चर्य लगे, पर मैं खुद मानता हूँ कि हेल्थ केयर सेक्टर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखना वो सेक्टर के लिए और पेशेंट के लिए ये शायद ये फायदेकारक लाभकर्ता साबित नहीं होगा जी। वो क्यों आप मान रहे हैं? क्योंकि इसमें समझाना चाहूँगा जी। बिल्कुल, इसका कारण है स्वास्थ्य क्षेत्र, आज जो सारी हॉस्पिटल्स वगैरह वो जो सारी आज जो भी जो सेवाएं लेती है, वस्तुएं लेती है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी से वो जो दवाएं खरीदती है, काफ़ी सारी अलग अलग सेवाएं लेती है, आज हॉस्पिटल कॉरपोरेट सेक्टर का एक स्वरूप धारण कर चुकी है।
अब उनके पर जो जीएसटी का जो बोझ पड़ेगा, जो टैक्सेस वो जीएसटी के फॉर्म में देगी, मोस्टली वो सारे टैक्सेस में इधर उधर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। ये पहला रीज़न है जी। दूसरी बात कि आज जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं है वो भी जीएसटी में टैक्स के दायरे में आने की पूरी संभावना है, तो वो भी हॉस्पिटल की अपनी सप्लाई पे जीएसटी चार्ज करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र को जीएसटी के में से कर मुक्ति दी गई है जी। जो हॉस्पिटल उसकी क्रेडिट ले नहीं पाएंगे, और वो जो क्रेडिट अगर ले नहीं पाएंगे तो वो उनकी कोस्ट का हिस्सा बन जाएगा, और वो कोस्ट का हिस्सा वो अपने पेशेंट को उसको पास ऑन करने में वो बोझ वहाँ पे वो बात करो वो एक उसके लिए मजबूर हो जाएंगे। हॉस्पिटल सेक्टर के साथ मेरी जो मीटिंग्स हुई तो उसमें वो लोगों ने, सेक्टर ने ये माना है कि अगर जीएसटी 5% लगा के उसको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा दिया गया होता तो शायद स्वास्थ्य क्षेत्र अपना 6% तक अपनी कीमत कोस्ट कम करने के लिए शायद वो उसके लिए उनके लिए मुमकिन हो जाता था। तो यानी कि आकाश जी, मैं की पूरी संभावना मैं काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ जी। आकाश जी, बस एक छोटा सा ये कि अगर हम तमाम सेक्टर्स की बात करें, हर जगह फ़ायदा है लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, तो फिर हम फ़ायदे की बात कर कहाँ रहे हैं? देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ओवरऑल जीएसटी में फ़ायदा है। मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर अच्छे से हमने इम्प्लीमेंट कर लिया तो 2% तक ये अगर आपका बहुत बड़ा अगर है अच्छे से हम हिंदुस्तान में कर ही क्या पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इम्प्लीमेंटेशन हम कितने बढ़िया तरीके से उसकी कर पाते हैं, व्यापारियों को कितने बढ़िया तरीके से जोड़ पाते हैं, कितने बढ़िया तरीके से चीज़ें हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। आज तक कई चीज़ों को क्लैरिफिकेशन नहीं मिले है। आज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक सेल करता हूँ, चेक लेता हूँ, जीएसटी पे करता हूँ, चेक बाउंस हो जाता है, तो अल्टीमेटली किस तरीके से उसको प्रैक्टिकली मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। और बहुत से इशू हैं। मेरा तो ये मानना है कि इससे इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग बहुत फास्ट ट्रैक पे चलेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है सोर्स से लेके फैक्ट्री तक फास्ट पहुंचेगा, फिनिश प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री से पोर्ट तक फास्ट पहुंचेंगे, और जीडीपी काफ़ी बढ़ जाएगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में जो हम उस तरीके से नहीं ग्रो कर पा रहे थे, चाइना हमसे आगे निकल गया था। अब क्योंकि चाइना धराशायी हुआ हो रहा है, हमारे पास एक मौका है। बट इसमें ज़रूरी ये है कि सिस्टम्स जो हैं वो यूज़र फ्रेंडली रखे जाए और बिजनेसमैन के साथ रेगुलर इंटरेक्शन रहे मिनिस्ट्री का, उनके जो क्वायरीज हैं, एंग्जाइटीज हैं, उनको सुना जाए और उस हिसाब से ऑल्टरेशन किए जाए। मतलब मैसेज होना चाहिए हम साथ साथ हैं, तो ये सक्सेस इसकी मिल जाएगी और रिजल्ट भी मिल जाएंगे। शैलेश जी, एक और बड़ा सेक्टर है जिसे हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं, और दरअसल हमारे देश की ज़्यादा आबादी इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही है। चाहे हम कारपेंटर की बात करें, प्लम्बर की बात करें, वो तमाम लोग जो कि लेबर्स या अन्य प्रावधान के तौर पर काम करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरे बड़े पैमाने पर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले तमाम लोगों की ज़िंदगियों पर इसका क्या असर पड़ता है, और ख़ास करके क्या उन्हें जीएसटी नुकसानदेह होगा? जहाँ तक बिन संगठित क्षेत्र का सवाल है, वो बिन संगठित जिसको हम फॉर्मल इकोनॉमी कहती है, इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं जी, तो नो डाउट उनके लिए जीएसटी का सबसे बड़ा असर उनके पर होने जा रहा है। ये क्षेत्र को जीएसटी के लिए काफ़ी तैयार करना होगा अपने आप को, और वो जो लोग तैयार नहीं कर पाएंगे वो आगे जाके बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे, ये मेरा स्पष्ट मानना है। उनकी जो चैलेंजेस है वो एक जो दे आर नॉट टेक सेवी, टेक्नोलॉजिकली उन्हें अपने आप को तैयार करना होगा। एक दूसरी बात, उनकी जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, क्योंकि जीएसटी में काफ़ी ऐसे प्रावधान है जिससे कैश फ्लो पे काफ़ी बड़ी असर हो सकती है, और ऐसे छोटे ऐसे क्षेत्र को उनके पास हमेशा वर्किंग कैपिटल की उनके जो इश्यूज रहते हैं वो काफ़ी और भी गंभीर बन जाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे प्रावधान जीएसटी के कानून में है। तीसरी बात ये है कि उनको कानून की सारी ये बारीकियाँ समझने में काफ़ी वक्त लगेगा, और हमारे पास आज की तारीख में ऐसी कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है जो हर रोज़ की कानून की व्यवस्था, कानून की बारीकियाँ ये एक छोटे मोटे व्यापारी को समझा सके जी। चौथी बात ये है कि उनको धीरे धीरे वो सिस्टम में आने के लिए, आज जिस तरह से ये जो आज जो सिस्टम चल रही है, मैं अगर जो समांतर अर्थतंत्र की जो बात कर रहा हूँ, वो समांतर अर्थतंत्र पे जीएसटी का बड़ी असर होगी। उसके पर काफ़ी नियंत्रण आएगा, जो राष्ट्र के हित में है उसके बारे में कोई भी शंका नहीं हो सकनी। परंतु वो समांतर अर्थतंत्र से एक रेगुलर अर्थतंत्र में आने के लिए उनके लिए उनकी जो तैयारी जो करनी है वो तैयार, आज वो उसके लिए तैयार नहीं है।
मेरा ये अनुभव रहा है इंटरेक्शन में कि हर एक व्यक्ति अब धीरे धीरे अपने आप को प्रॉपर अपने एक रिकॉर्ड्स रख के अपना धंधा करना चाहता है, कर की भुगतान करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उनकी जो मुश्किल है वो मुश्किल शायद काफ़ी सारी बढ़ गई है और वो किस तरह से उसको कर पाएंगे वो पता नहीं है। और एक और दिख रहा है मुझे जी। हाँ, एक और बड़ा सवाल मेरा ये मानना है। हाँ जी, मैं एक सवाल और आपके सामने रखना चाहता हूँ। डीमोनेटाइजेशन के जरिए हमने कोशिश की कि देश में काला धन पर हम नकेल कर सके, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। जीएसटी लागू करने के साथ ही कैश ट्रांजैक्शन पर निर्भर करने वाले लोगों की जिंदगी पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन आज गांव से लेकर शहरों तक हर जगह इस्तेमाल होता है और वही हमारा आधार है, आर्थिक आधार है। मैं इसमें एक स्पष्ट बात बता दूं कि मेरा ये स्पष्ट मानना है कि केवल कर चोरी ही जो भी व्यापारी की, जो भी बिजनेसमैन की एकमात्र बाजार की हरीफाई में, स्पर्धा में खड़े रहने की क्षमता का एकमात्र परिबल है, एकमात्र फैक्टर है, वो जीएसटी की कर व्यवस्था में टिक नहीं पाएंगे और वो राष्ट्र के हित में है जी। वो ठीक नहीं जो केवल टैक्स इवेजन से ही अपने आप को बाजार में खड़ा रख पाते हैं जी। एट द सेम टाइम आज इसके कारण जो कैश इकोनॉमी पे बहुत बड़ा नियंत्रण आएगा, क्योंकि जीएसटी की व्यवस्था का एक बहुत महत्व का एक उसकी अंग ये है कि एवरी ट्रांजैक्शन अपने पीछे एक ऑडिट ट्रेल छोड़ के जाएगा जी। तो इसके कारण पूरी व्यापारी श्रृंखला में हर एक व्यक्ति टैक्स नेट के बाहर रहे कायम के लिए वो शक्य नहीं होगा और एक भी ट्रेल हमें सरकार डिपार्टमेंट को मिल गई तो सारे प्रीफिक्स एफिक्स खुल जाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, तो ये बात ठीक है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है, उसके बारे में कुछ ये गलत भी नहीं है जी। परंतु इसको सिस्टम में, इसलिए मेरा ये मानना है अब जब ये कानून जब लागू होने जा रहा है जी। तो दो बात मैं देखता हूँ, मैं शायद ये प्रार्थना करूँ कि मैं इसमें गलत रहूँ, परंतु जीएसटी के कारण संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र एक दो कंप्लीट विभाजन में देख रहा हूँ एटलीस्ट थोड़े अरसे के लिए। और दूसरी बात यह है कि जीएसटी के कारण खास करके एमएसएमई सेक्टर को, छोटे मोटे व्यापारियों को, ट्रेड को खाली अपना माइंडसेट चेंज करना नहीं होगा, उनको अपना डीएनए भी चेंज करना होगा। बहुत बड़ी बात आपने यहाँ की और हमारे कई दर्शक हैं जो इस शो को देखने के साथ ही कई सवाल पूछ रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं शशि जो कि नासिक से हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है। उनका सवाल है रियल स्टेट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, ये वो जानना चाहते हैं। इस सवाल पर हम बहस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर एक बहुत संक्षेप में शैलेश जी मैं आप ही से इसका जवाब चाहूँगा। बहुत संक्षेप में बता दीजिए शशि जी को कि आप क्या समझते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी सारी चैलेंजेस जीएसटी के कारण खड़ी होगी। फ़ायदा जरूर मिलेगा क्योंकि आज अभी वो अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे क्रेडिट ले पाएंगे, परंतु वो क्रेडिट का उनका जो फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा शायद रूरल में, टाउन एरिया में जहाँ पे अभी मकान के भाव ज़्यादा नहीं है, करीब 3000-4000 स्क्वायर फीट के भाव वाले जो मकान है उसमें ज़रूर भाव में गिरावट होने की संभावना है। और अगर बिल्डर वो अपनी क्रेडिट का फ़ायदा उन लोगों को लाभ अगर पास ऑन कर सके, और शायद बिल्डर वो लाभ पास ऑन करने के लिए मजबूर भी हो जाएंगे, परंतु जो उससे बड़ी महंगा कीमत के जो फ्लैट है, जो लग्जरियस फ्लैट है, उसकी कीमत जरूर बढ़ जाएगी। बिल्कुल आकाश आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं बेसिकली ये कह रहा था कर चोरी रुकेगी, बहुत अच्छी बात है। डीमोनेटाइजेशन का भी टारगेट यही था। आज जीएसटी से भी एक टारगेट ये है कि चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो या इसका कैस्केडिंग इंपैक्ट डायरेक्ट टैक्सेस की चोरी में पड़ेगा। बट एक मुद्दा यहाँ पे आ जाता है जिसमें मैं सरकार से जवाब चाहता हूँ। आज नेशनल हाईवे नंबर 1 जिस पे मैं रेगुलरली ड्राइव करता हूँ, वहाँ भी डस्ट और पॉट होल्स के कारण बहुत जगह कनेक्टिविटी नहीं है। हिंदुस्तान में और बहुत जगह है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं आती है, नेटवर्क नहीं आता है, बिजली तक नहीं आती है। तो ऐसे में सरकार जो एम्बिशियस टारगेट लेके बैठी हुई है कि सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, वेल कनेक्टिविटी होगी, सारी की सारी रिटर्न्स फाइल होंगी, उससे सारा बिजनेस स्ट्रीमलाइन होगा। क्या सरकार की ड्यूटी ये नहीं बनती थी कि उससे पहले कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया जाए, नेटवर्क को एकदम सही किया जाए? ब्लैक मनी खत्म करना बिल्कुल सरकार का टारगेट है, लेकिन
एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे, हाँ, बिना बुनियादी सुविधाओं के। मेरे को तो आज जो है, आज मेरे पास बढ़िया स्मार्टफोन है, बढ़िया लैपटॉप है, नेशनल हाईवे नंबर 1 पे मेरे को, लेकिन डेटा कनेक्शन नहीं है तो उसके बाद क्या करेंगे? मैं उसे किस तरीके से हैंडल करूंगा, इस चीज का जवाब मुझे चाहिए। बिजनेसमैन के लिए हमारे कई दर्शक अपने सवाल भेज रहे हैं। यामिनी जी, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे छोटा सा ले लूं। जो तमाम करदाता हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनकी जिंदगी पर जीएसटी से क्या असर पड़ता है, या उनकी जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी जैसे अभी चल रही है? जी, अगर देखा जाए तो जितने भी करदाता हैं उनके ऊपर थोड़ा कर बढ़ जाएगा। ये मानना कि जीएसटी का जो है असर उन पे नहीं पड़ेगा, जीएसटी का असर उन पे पड़ेगा। खास तौर पे जिनकी इनकम ज़्यादा है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा। पर अगर आप देखें टैक्स इक्विटी के हिसाब से, जिन लोगों के पास देने की क्षमता है वो ही कर दे सकते हैं, और जिन लोगों के पास क्षमता नहीं है उनके ऊपर उतना कर नहीं पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो एक टैक्स इक्विटी मेंटेन की जा रही है। जी बिल्कुल। एक अमित जी हमारे साथ हैं गाजियाबाद से, उन्होंने ये सवाल भेजा है जो शैलेश जी से वो पूछना चाहते हैं। शैलेश जी, उनका सवाल ये है कि एक जगह ऑफिस बंद कर दूसरे राज्य में अगर खोलना हो तो क्या जीएसटी के लिए, जीएसटी लागू होने के बाद यह आसान हो जाएगा या मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए अमित जी, एक राज्य में अगर कोई भी करदाता का कोई भी अगर वो सप्लाई कर रहे हैं करपात्र जहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन है, और अगर दूसरे राज्य में उनकी ब्रांच हो या वेयर हाउस हो या कोई भी ऑफिस हो, अगर दूसरे राज्य से भी अगर वो करपात्र सप्लाई अगर उनकी हो रही है तो ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफ़र पे जीएसटी आईजीएसटी के फॉर्म में देना होगा। आज जो फॉर्म F के सामने जो ब्रांच ट्रांसफ़र विदाउट टैक्स हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जीएसटी के कानून में संभव नहीं होगा। सारे कानून एक एस्टैब्लिशमेंट और दूसरे एस्टैब्लिशमेंट दोनों राज्य में, अगर दोनों राज्य से करपात्र सप्लाई हो रही है तो आपको उसमें दोनों राज्य में रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी के जरिए ही जो उसको चुका के ही आपको माल की ट्रांसफ़र करनी होगी। तो यानी कि चीज़ें और जटिल और मुश्किल होती जाएंगी, क्या मैं सही समझ रहा हूँ शैलेश जी? हाँ, यस, कंप्लायंस बर्डन वगैरह बढ़ जाएंगी। और अभी जो एक जो जो आप जो डायरेक्ट टैक्स की जो बात कर रहे थे, तो उसमें मैं एक बात करना चाहूँगा कि जीएसटी के कारण समांतर अर्थतंत्र, पैरेलल इकोनॉमी एक कंट्रोल में, नियंत्रण में आने के कारण जो लोग आज टैक्स के दायरे के बाहर रहने में सफल हो जाते हैं, गलत तरीके से या सही तरीके से, वो सारे भी जीएसटी के अंदर टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी सीधी असर, जिसको मैं मल्टीप्लायर इम्पैक्ट कहता हूँ, ये मल्टीप्लायर इम्पैक्ट सीधी डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन पे पड़ेगी। बिल्कुल। और डायरेक्ट टैक्स के मुनाफा गवर्नमेंट पे। यस, एक सवाल और है, शाहरुख जी हैं जिन्होंने दिल्ली से ये सवाल भेजा है, अब ये भी आपके लिए ही है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो तमाम लग्जरी गुड्स जिनके कहते हैं वाइट कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी तमाम चीज़ें, इन पर भी लगभग 28% के आसपास ड्यूटी की बात कही जा रही है। तो क्या ये तमाम चीज़ें अब पहले के मुकाबले महंगी हो जाएंगी, जैसे कि लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या तमाम अन्य चीज़ें? और अगर महंगी होती हैं तो इसका असर आम जनता पर ही पड़ेगा? आप देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ज़्यादातर सरकार की एक ये कोशिश रही है जीएसटी के रेट नक्की करने में कि एक्साइज ड्यूटी और वेट के जो रेट है वो दोनों रेट मिला के, जो रेट अभी आज वर्तमान चालू है, जो लागू हो रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट पे, तो उसी में पेरिटी एक समानता रखी जाए और जीएसटी के रेट उसी हिसाब से नक्की किए गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में आज जो टोटल एक्साइज ड्यूटी और वेट मिला के जो रेट हो रहा है, तो वो रेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो जीएसटी का रेट है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। और उसके सामने उत्पादक को काफ़ी सारी चीज़ की क्रेडिट मिलने के कारण, और व्यापारी वर्ग भी अभी सारे टैक्स की क्रेडिट ले पाएगा, तो शायद ये दाम थोड़े कंट्रोल में आके कम हो सकते हैं। बिल्कुल। आकाश जी का एक सवाल है आपके लिए। आकाश जी। शैलेश जी, मैं जो बात कर रहा था, डायरेक्ट टैक्स ठीक है बढ़े, ब्लैक मनी ख़त्म हो, जीएसटी में भी जो इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी हो रही थी ख़त्म हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस मुद्दे पे मेरा सवाल आपसे भी यही है जो सरकार से था, आज जीएसटी के लिए क्या कनेक्टिविटी और नेटवर्क हमारे पास है? जो ऑनलाइन बिलिंग करनी होगी, मुझे रिटर्न्स भरनी होगी, आज मैं दुख के साथ कहना पड़ता है देश के बहुत जगह नेटवर्क और कनेक्टिविटी नहीं। और एक और चीज़, 10 सेकंड मुझे अलाउ कीजिए। मैं एक 55 साल की उम्र का दुकान हूँ, अकेला दुकान चलाता हूँ, अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, लैपटॉप का इस्तेमाल मैं करता नहीं हूँ, 26 लाख की सेल है। क्या
मेरी दुकान 2 साल बाद चल पाएगी या मैं हाशिए पे चला जाऊंगा? शैलेश जी, आपका क्या आकलन है इस पर? डाउट है। मेरे पास वक्त ज़रा कम, इसलिए मेरा ये स्पष्ट, मैं स्पष्ट से कहता हूँ, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए जीएसटी में अपने अस्तित्व टिकाने में मुश्किल हो जाएगी। यही मेरा सवाल था। बिल्कुल। आज हमारे मुंबई में, बम्बई में, वसई में, भायंदर में जो यूटेंसिल के कारखाने में एक, हाँ बस, और वो आदमी जो 5-7 लेबर को लेके बैठा हुआ है और वो सर्कल कटिंग का काम करता है, बफिंग पॉलिशिंग का काम करता है, वो पायजामा और गंजी बनियन पहन के काम करता है। एक अकाउंटेंट हफ्ते में एक बार आता है, उससे हिसाब लेके उनको बिल बना के देता है। उस आदमी का टर्नओवर 40 लाख, 50 लाख, 75 लाख साल का हो सकता है। आप उनको, वो टेबल स्पेस लेके एक बैठा हुआ है, और सामने लेबर सर्कल काट रहे हैं, बफिंग कर रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं। ऐसे आदमी को आप अगर एक ही रात में आप ये कहो कि आप ये सारा अभी ये सिस्टम को फॉलो करो, आप सब ऑनलाइन करो, आप किस तरह से उसके पास ये अपेक्षा रख सकते हो? जीएसटी पूरा सिस्टम ड्रिवन लॉ है, कंप्लीट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड एवरीथिंग इज रियल टाइम। तो बिल्कुल देश का ये जो बड़ा जो वर्ग है, जो देश की जो नीड है, जो देश की जो करोड़रज्जु है, उसके पर आप इस तरह से एक रात में ये बोझ डाल नहीं सकते हो। आपको शायद ये पता आश्चर्य होगा, मलेशिया जो लेटेस्ट कंट्री है जिसने जीएसटी अप्रैल 2015 में अंगीकार किया, स्वीकार किया, एक ही कंट्री है, एक ही टैक्स है, यूनिफाइड टैक्स है, 6% है। उन्होंने सिर्फ 1.5-2 साल के अंदर 6000 कार्यक्रम ट्रेड इंडस्ट्री के साथ किए, जीएसटी से उनको अवगत करने के लिए। अजय जी, मैं यही माफी के साथ कहना चाहूंगा, वो ट्रेडर, वो व्यापारी तो देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, मेरा सवाल यहाँ पे यही आ जाता है सबसे, नहीं, हम इसी पे बहस कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी को हम मजबूत कर रहे हैं इससे, या कहीं कमजोर करने जा रहे हैं, जो आज जो है इस इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक गौरव शर्मा जी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक आकाश जी, गौरव, कमजोर करने का इरादा न भी हो तो भी वो कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल। गौरव शर्मा जी मेरठ से हमारे साथ हैं। ये सवाल भी आप ही के लिए उन्होंने भेजा है लिखकर। सवाल ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा? जो गाड़ियां हैं वो महंगी होंगी या बहुत लग्जरी गाड़ियां सस्ती होंगी? क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि आम आदमी इसको लेकर ज़रा उहापोह में है, अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट्स अखबार में आ रहे हैं। ये जो बड़ी गाड़ियां है, एसयूवी वगैरह की जो गाड़ियां है, आप देखा जाए तो आप 28% उसके ऊपर जीएसटी का रेट है और 15% कॉम्पनसेशन सेस है। बहुत सारी गाड़ियों पे 12% कंपनसेशन से मान लो, तो 40 और 43%। आज जो जीएसटी का, आज जो टैक्स का बर्डन है, इनडायरेक्ट टैक्स का टोटल गाड़ियों पे, वो करीब 46% होने जा रहा है जी। तो ये संभव है कि गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ शायद उसकी कीमत में थोड़ी कटौती हो सकती है, बट जो हाइब्रिड कार, जो छोटी कार है, वो शायद महंगी हो सकती है। बिल्कुल। और एक मेरा सवाल जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, हम लगातार बात कर रहे हैं इनपुट क्रेडिट की। एक ऐसा शब्द है जो कि शायद 70% हमारे कारोबारियों को समझ में नहीं आएगा। आखिरकार ये क्या बला होती है इनपुट क्रेडिट? तो बड़े संक्षेप में हमें समझा दीजिए, खास करके उस व्यक्ति के लिए जो आज हमारे सामाजिक ताने बाने के आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। ये इनपुट क्रेडिट क्या बला है? अब देखिए कि कोई एक व्यापारी है, वो व्यापारी जब उत्पादक से माल खरीदता है तब उसके पर एक्साइज ड्यूटी और उसके पर वेट और सीएसटी भरता है जी। अब वो व्यापारी जो एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट ले नहीं पा रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड होके खाली एक्साइज ड्यूटी पास ऑन कर सकता है। व्यापारी है, वो सर्विस टैक्स की क्रेडिट नहीं ले पा रहा है, वो सिर्फ वो वेट की क्रेडिट है, वो सर्विस टैक्स के सामने उसकी क्रेडिट, उनको सीएसटी की उसको क्रेडिट नहीं मिलती है, ऑक्ट्रॉय की क्रेडिट नहीं मिलती है, एंट्री टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती है। तो ये जो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसकी क्रेडिट अगर कोई भी करदाता, चाहे वो उत्पादक हो, व्यापारी हो या सेवा देने वाला हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स की क्रेडिट उनको नहीं मिलती है, सेट ऑफ नहीं मिलता है, वो उसकी कीमत का भाग बन जाती है, जिसका अंतिम बोझ ग्राहक पे आता है। जीएसटी की संकल्पना में सिर्फ जीएसटी की पूरी क्रेडिट थोड़ी शर्तों के अनुसार व्यापारी को भी मिलेगी, उत्पादक को भी मिलेगी और सेवा देने वाले को भी मिलेगी, प्रोफेशनल जो टैक्सेबल सेवा, कर पात्र सेवा देते हैं। तो उसके कारण आज व्यापारी कोई प्रोफेशनल से भी कोई सेवा ले और उसके पर जीएसटी भरे, जिसकी क्रेडिट उसको आज नहीं मिल रही है, आज वो उसकी क्रेडिट लेके उनकी जो कर भुगतान की जवाबदारी होती है उसके सामने वो उसको उसका विनियोग, उसका वपराश कर पाएगी।
तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जीएसटी की सारी संकल्पना की कि वो हृदय है, वो उसकी बेसिक फिलोसॉफी है, जिसके कारण कर पे कर की हानिकारक असर कम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं क्षमा चाहता हूं, वक्त हमारे इस चर्चा के लिए यही खत्म हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंशा बहुत अच्छी है। हाँ, ये ज़रूरी है कि इसे व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए और उसके लिए सुविधाएं हों। अगर ऐसा न हुआ तो कई बार ऐसा होता है, आपके इरादे नेक होते हैं लेकिन उसका नतीजा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। बने हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है, तुरंत वापस आते हैं।